हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने आपका जो है ये सारे ही मॉक ऐड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका आई बटन पे मैंने जो है प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। आप इस पे क्लिक करके सारे ही जो आपके मॉक हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लानरी मीटिंग हेल्ड एट द पेरिस फ्रांस। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी FATF प्लानरी मीटिंग आपकी हुई थी, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, केन्या ने ज्वाइन किया है FATF को एज अ गेस्ट टू एनहांस रीजनल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट से प्लानरी जो है, प्लानरी ने सेलेक्ट किया है मिस्टर गिल्स थॉमसन को, जो यूके से बिलोंग करते हैं, टू बी अ नेक्स्ट FATF वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2 years। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज लाओस एंड नेपाल ने ऐड किया है, लाओस और नेपाल को ऐड किया गया है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, इन दी इंक्रीज मॉनिटरिंग ड्यू टू स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज फिलीपींस को रिमूव किया गया है आपका ग्रे लिस्ट से आफ्टर सक्सेसफुली एड्रेसिंग इट्स एक्शन प्लान। एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज दे ऑल दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। अभी हमने बात की केन्या ने एज अ गेस्ट ज्वाइन किया है FATF को, और केन्या के अलावा इस लिस्ट में और कौन शामिल है, केमैन आइलैंड एंड स्निगल जो है इस लिस्ट में शामिल है। ये तीनों आपके गेस्ट कंट्रीज है बेसिकली यहाँ पे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर गिल्स थॉमसन जो यूके से बिलोंग करते हैं, ये सक्सीड करेंगे आपके जेरेमी विल को जो कनाडा से बिलोंग करते हैं, और इनका टेन्योर जो है आपका 30 जून 2025 तक है। इसके बाद आपके गिल्स थॉमसन इस पोजीशन को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा FATF की अगर बात हो रही है तो दो लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, एक तो ब्लैक लिस्ट, दूसरी होती है आपकी ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में क्या चेंज हुए हैं, लाओस और नेपाल ऐड हुआ है। ठीक है, फिलीपींस रिमूव हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तीसरा ब्लैक लिस्ट जो आपकी है, या जिसे हाई रिस्क ज्यूरिस्डिक्शन हम कहते हैं, उस लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री आपकी आती हैं, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार आता है। ठीक है, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। FATF के आपके प्रेसिडेंट कौन है, एलिसा दे एंडा मोद्राजो फ्रॉम मेक्सिको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पेरिस फ्रांस में, और इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। और FATF की प्लानरी मीटिंग की अगर बात करें तो ये एक साल में 3 बार होती है। तो पूछा जा सकता है कि एक साल में कितनी बार होती है, 3 बार होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में। यूजुअली इन्हीं टाइम पे ये होती है। ओके, इसके अलावा FATF मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चीज इसमें नोट करने वाली कि जो रशियन फेडरेशन है, ये आपका इसमें से आपका 2023 से सस्पेंड किया गया हुआ है। ठीक है, तो रशियन फेडरेशन या रशिया को यहाँ से सस्पेंड किया हुआ है फ्रॉम दी FATF मेंबर कंट्रीज। ओके, ये आप देख सकते हो 2023 से ये सस्पेंशन है। ग्रे लिस्ट की अगर आपको कंट्रीज दिखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइन। Next is the Ministry of Finance has raised the limit of Mudra loan amount under the Pradhan Mantri Mudra Yojana to rupees dash under the new Tarun Plus category। तो जो आपकी मुद्रा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 आपके कैटेगरी होते थे पहले। अभी तीसरा क्या ले आए हैं, चौथा क्या ले आए हैं, तरुण प्लस कैटेगरी, जिसके तहत आपकी जो मतलब जो लोन है वो अप टू 20 लाख तक का आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू लिमिट है ये आपकी इफेक्ट में आ गई है 24 अक्टूबर 2024 से। क्लियर है। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जिसको 2015 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट, मींस कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना अप टू 10 लाख रुपीज टू अ नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ताकि ये इनकम जनरेट कर सके अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोन है वो कहाँ मतलब कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं लोन, देन रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी पहले तो 3 कैटेगरी थी, अब 4 हो गई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शिशु कैटेगरी के अंदर 50,000 तक का लोन लिया जा सकता है, किशोर के अंदर 50 से 5 लाख तक का, तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख का, और जो आपका तरुण प्लस आपकी कैटेगरी ऐड की गई है इसमें
आपका जो है 10 लाख से 20 लाख तक का यहाँ पे लोन जो है वो लिया जा सकता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस वर रिसेंटली इन नवंबर अनाउंस्ड एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फॉर 2024 बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 55 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस जो हैं वो अनाउंस किए हैं। ठीक है, कितने विलेजेस हैं? इट इज 55 विलेजेस। एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी जो 4th एडिशन था बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव का, जो 2024 में आपका जो है 4th एडिशन था। 2021 में इसकी शुरुआत बेसिकली की गई थी इस इनिशिएटिव की। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है? प्रमोट करना टूरिज्म्स रोल इन रूरल एरियाज, प्रिजर्विंग लैंडस्केप, कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल वैल्यूज एंड culinary ट्रेडिशंस। इसमें 3 मेन पिलर्स आपके होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरमेंट। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो UNWTO है, इसके सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है आपका ज़ुरब पॉलिकाश्विली। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1970। क्लियर है? नाउ अब जो यहाँ पे 55 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस आपके सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें से 7 विलेजेस जो हैं ये आपके हैं फ्रॉम दी बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अपग्रेडेड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? ये सपोर्ट करता है विलेजेस को कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करें, और जो भी इनका लैगिंग एरिया है उसमें ये हेल्प करते हैं स्टेट को, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो 7 विलेजेस आपके यहाँ पे BTB अपग्रेडेड प्रोग्राम के थे, जो मैक्सिको, मॉरिशस, साइप्रस के यहाँ पे 2 विलेजेस हैं, देन युगांडा और थाईलैंड एंड अर्जेंटीना। ये 6 जगहों से 7 विलेजेस जो हैं वो आपके आते हैं फ्रॉम द बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेड प्रोग्राम से। एंड 20 विलेजेस यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे जो पार्टिसिपेट करेंगे अपग्रेडेड प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024, जिसमें इंडिया का एक विलेज शामिल है विच इज दूधमारास इंडिया, जो लोकेटेड है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये आपका लोकेटेड है। फाइन। और ये एकमात्र आपका इंडियन गांव है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इन इंडिया हैव बीन रिसेंटली इन जैन अकॉर्डेड विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपका दिया जाता है डेनमार्क की एक NGO है उसके द्वारा, FEE नाम से ये NGO है, जिसने जनवरी के मंथ में जो केरला के 2 बीचेस हैं, एक तो चाल है और दूसरा आपका है कपाट, ये दोनों बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन अवार्ड्स इन सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करती है। एंड इसकी शुरुआत की गई थी आपकी इस प्रोग्राम की, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की 1985 में इन फ्रांस। और इसका मेन एम क्या था? कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज। ओके, अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको ग्रांट किया जाता है टू द बीचेस, मरीन्स, बोटिंग ऑपरेटर्स को दिया जाता है जब ये 33 क्राइटेरिया जो है फॉलो करते हैं इस फाउंडेशन का। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्लियर है? अगर अब बात करें हम इंडिया के कितने बीचेस जो हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो टोटल अभी तक 13 जो बीचेस हैं उनको दिया गया है। जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है शिवरा बीच जो आपका गुजरात का है, 2020 में इसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया था। देन गोल्डन बीच फ्रॉम उड़ीसा, देन घोगला बीच फ्रॉम दीव, दमन एंड दीव, देन आपका कसारकोड बीच फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, देन पदुबिडरी बीच फ्रॉम कर्नाटका अगेन, देन नेक्स्ट आता है ऋषिकोंडा बीच फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फिर आपका है राधानगर बीच फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वोलमम बीच फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, एडन बीच पुंडुचेरी, देन मिनिकोई टुंडी बीच फ्रॉम लक्षद्वीप एंड कदमत बीच फ्रॉम लक्षद्वीप अगेन। और नेक्स्ट आपके जो 2 रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है, कपट बीच फ्रॉम केरला एंड चाल बीच फ्रॉम केरला। ओके, नाउ एक चीज जो नोट करने वाली है, इंडिया जो है ये 4th कंट्री है एशिया का जिसे
जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेस, जिसके मतलब जिनके बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अलावा और कौन से आपके कंट्रीज हैं? तो साउथ कोरिया, जापान और यूएई आपके फर्स्ट 3 पोजीशन पे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज in March 2025, the Reserve Bank of India was awarded with the Digital Transformation Award 2025 for which technology driven initiative। तो इनमें से कौन से आपके इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज गिवन फॉर द इनिशिएटिव लाइक सारथी एंड प्रभा। ओके, इन दोनों के लिए जो है आरबीआई को ये अवार्ड के लिए मतलब सेलेक्ट किया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है ये आपके जून के महीने में होगी एट दी वन व्हाइट हॉल पैलेस लंदन यूके में। एंड इसमें इस साल 16 सेंट्रल बैंक कैटेगरीज एंड 15 पार्टनर एंड सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाने हैं। ठीक है, कौन सा एडिशन है इस अवार्ड का? 12वां एडिशन है एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, जिसके करंट चेयरमैन है रॉबर्ट प्रिंगल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लंदन में और इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। नाउ अब बात करेंगे दोनों इनिशिएटिव की। पहला इनिशिएटिव है सारथी, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? डिजिटाइज करना, हमारे जो मतलब पेपर वर्क होता है उसको डिजिटलाइज करना। ठीक है, तो इसका मेन एम था टू डिजिटाइज ऑल द इंटरनल वर्क फ्लो ऑफ आरबीआई एंड अलाउज एम्प्लॉइज टू स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली। ठीक है, वहीं पे प्रवाह पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था आपका, जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नाम से पता चल रहा है किस चीज का है, ये एक सेंट्रलाइज्ड आपका पोर्टल है। ठीक है, इट इज अ सिक्योर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जो अलाउ करता है इंडिविजुअल या एंटिटीज को कि ये अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो आरबीआई से लेने हैं, जैसे लाइसेंस हो गया, ऑथराइजेशन हो गया। ठीक है, तो जो आरबीआई से अप्रूवल लेना है उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। फाइन, नाउ सिंस इट्स लॉन्च जो प्लेटफॉर्म है इसने अलाउ किया है ओवर 70 डिफरेंट रेगुलेटरी एप्लीकेशंस को टू बी डिजिटाइज सपोर्टिंग द वर्क ऑफ 9 डिपार्टमेंट। ठीक है, 9 डिपार्टमेंट्स के वर्क को ये सपोर्ट करता है। साथ में ही यहाँ पे क्या बताया गया है, बाय द एंड ऑफ 2024 मोर देन 2000 एप्लीकेशंस यहाँ पे फिल किए गए थे थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, जो आपका मतलब मंथली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे पहले आपका मतलब यहाँ पे अगर बात करें अगर 100 एप्लीकेशंस यहाँ पे आती थी तो अभी 80% यहाँ पे और बढ़ गया है ये। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन सा आपका सेलेक्ट किया है? इट इज योर मैनिफेस्ट। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैनिफेस्ट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद कोरिया बेस्ड SIIS कंपनी लिमिटेड टू सप्लाई हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा इन अ कोरिया। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है विच इज इंडिया बेस्ड कंपनी जिसने पार्टनरशिप की है कोरिया के साथ, कोरिया की SIIS कंपनी के साथ, कि जो इंडिया की कंपनी है ये इन्हें हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सैटेलाइट डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इट इज योर पिक्सल। कौन सी कंपनी है? पिक्सल। ये यूएस इंडिया की आपका कोलैबोरेशन है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में ये लोकेटेड है कंपनी। ठीक है, अब जो पिक्सल कंपनी है ये बेसिकली जो है डिटेल एनालिसिस करेगी आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अर्थ की, और ये डेटा जो है सेंड करेगी कोरिया की कंपनी को। क्लियर है? अब पिक्सल कंपनी की अगर बात करें तो करंट इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? अवैस अहमद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा आपको कुछ चीजें नोट करनी है, जैसे जो आपकी कोरिया की कंपनी है SIIS, इसका प्लान है कि मार्च 2025 तक ये लॉन्च करेंगे कोरिया की फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है स्पेस IT। तो ये नोट करने वाली चीज है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको रिसेंटली MD and CEO आपका बनाया गया है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का, ये SBI कार्ड का आप बोल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है सलीला पांडे। इनको अभी अपॉइंट किया गया है SBI कार्ड का MD and CEO और ये रिप्लेस करेंगी
अभिजीत चक्रवर्ती को, जो करेंटली सर्व कर रहे हैं इस पोजीशन पे, और इनका रिटायरमेंट 31 मार्च 2025 को होएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम सलीला पांडे की बात करें तो ये करेंटली वर्क कर रहे हैं चीफ जनरल मैनेजर एट दी SBI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, दैट इज IWDC मीट, जो आपकी काजीरंगा असम में हुई थी 9 से 10 जनवरी को। तो उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, इन्होंने अनवील किए थे 1400 करोड़ के आपके इनिशिएटिव्स बूस्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को 21 इनलैंड वाटरवेज स्टेट्स में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम है उसको इस इवेंट में लॉन्च किया गया था टू क्रिएट अ सेफ, सीमलेस एंड सस्टेनेबल मूवमेंट इन इनलैंड इनलैंड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज कि जो हमारे मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, इन्होंने अनाउंस किया है 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ नेशनल वाटरवेज। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इनके द्वारा एक और अनाउंसमेंट की गई थी, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सेटअप किया जाएगा आपका असम के डिब्रूगढ़ में। इसके अलावा सेटअप किए जाएंगे 6 फ्लोटिंग स्टील जेटीज ऑन अ रिवर गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे अनाउंस किया गया है इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की, ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके करंट चेयरमैन है विजय कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। ओके, नाउ आप डिस्कस करते हैं अदर पॉइंट्स जो आपके रिलेटेड थे इस इवेंट से, जैसे फिजिबल स्टडी ऑन रिवर पेना, जिसमें आपका नेशनल वाटरवेज 79 है, and was also announced along with the DPR of a National Waterways 4 to get additional inputs for the development. Next statement है कि यहाँ पे बजट जो है, budget of more than 3,000 crore will be allocated for the development of National Waterways 2, National Waterways 16 and Indo-Bangladesh Protocol route by 2030. तो 2030 तक इतना allocation यहाँ पे किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज नेशनल वाटरवेज। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी, रिवरिन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, जो आपके कम्युनिटीज जो रिवर के साइड में रहती हैं, मतलब रिवर के आसपास रहती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई थी, उनके सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द सेंट्रल डेटाबेस मॉड्यूल एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है ये भी लॉन्च किया गया था विद द नेम टू स्मूदन आउट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर द वेसल ओनर्स। तो वेसल ओनर्स के आपके सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, इजी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यूड द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स कंपोनेंट ऑफ द गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम फ्रॉम 26 मार्च 2025. व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर द गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम एट एनी वन टाइम? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू किया है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कंपोनेंट गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का। तो GMS स्कीम जो है इसको 2015 में लाया गया था और इसमें 3 आपके कंपोनेंट थे, एक तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इनमें से जो मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया गया है। आप इसको शुरू से समझते हैं, जो स्कीम है, इस स्कीम का मेन एम क्या था कि जो हमारा गोल्ड इंपोर्ट है उसको हम रिड्यूस करें और जो घर पे पड़ा हुआ सोना है लोगों के उसको काम में लाया जाए, और इस सोने को आप बैंक में डिपॉजिट करके स्कीम के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले सकते थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, लोग ज्यादा देर के लिए अपना सोना जो है बैंक में नहीं रख रहे थे। जैसे मीडियम टर्म में आपका जो टेन्योर होता है वो होता है आपका 5 से 7 साल का। ठीक है, कि इतने साल आपको जो है बैंक में अपना ज्वेलरी रखनी पड़ेगी या अपना गोल्ड रखना पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म वाला इससे ज्यादा था, दैट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए अपना गोल्ड रखना पड़ता था। और जो इंडियन मतलब जो इंडियन हम है, जो भारतीय हम है, हमारी सोच क्या होती है, गोल्ड को ज्यादा देर हम लोग दूर नहीं रखते हैं, राइट। तो यही सोच को यहाँ पे इसकी सोच का जो फर्क है वो देखा गया है, और इसी वजह से ज्यादा देर के लिए जो है बैंकों में आपका गोल्ड रखा ही नहीं जा रहा था, और इसके चलते अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। बट जो शॉर्ट टर्म वाला है उसमें 1 से 3 साल तक का जो है टेन्योर है,
इसमें इस वजह से लोग 3 साल तक तो अपना गोल्ड रख रहे हैं। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शॉर्ट टर्म वाला कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो उसको अभी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, मीडियम वाले को और लॉन्ग टर्म वाले को गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट जो है आपकी जीएमएस स्कीम के तहत एट एनी वन टाइम, ये कितनी है कि मतलब आप कितना गोल्ड एट एनी वन टाइम जो है वो रख सकते हो, या रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम 10 ग्राम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी गई है कि इट शैल बी 10 ग्राम ओनली। फाइन। नाउ इससे पहले आपकी जो गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, इसको भी डिसकंटिन्यू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। फाइन। नाउ आप थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि जो हमारा इंपोर्ट है गोल्ड का उसको रिड्यूस कर सके, हमारी कंट्री का जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है। साथ में ही आपका जो मोबिलाइज गोल्ड है बाय हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री टू फैसिलिटेट इट्स यूज ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस, तो ताकि उसे वो घर पे ऐसे पड़ा पड़ा हमें क्या दे रहा है ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसको काम में लाया जाए। तो ये सोच के साथ शुरू किया गया था और इस स्कीम ने, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम ने उस टाइम पे रिप्लेस किया था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को 1999। क्लियर है। नाउ अब एलिजिबल कौन है इस स्कीम के लिए? ऑल एलिजिबल बैंक्स जो हैं, दैट इज ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इस स्कीम का पार्ट है। एंड इसमें आपका जो आरआरबीज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देन एलिजिबल डिपॉजिटर्स कौन कौन हो सकते हैं? इंडियन रेजिडेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो सकती हैं, ट्रस्ट आपके हो सकते हैं। तो ये सारे आपके एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं। मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हो 10 ग्राम्स का, 10 ग्राम्स ऑफ रॉ गोल्ड। ओके, मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है? इट इज डन बाय द चाइना। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? चाइना ने इसे लॉन्च किया है और इन सैटेलाइट का नाम है आपका सुई गाओजिंग 203 एंड गाओजिंग 204। ठीक है, ये दोनों सैटेलाइट जो है ये सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स हैं एंड इट इज डेवलप्ड बाय द शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी, दैट इज SAST द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ योर चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द RBI's रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, व्हाट इज द ओवरऑल लिमिट ऑफ लोन्स अंडर द PSL बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? तो जो ओवरऑल लिमिट है वो रिवाइज की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 60% है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, वो यहाँ पे कर दिया गया है, वो ओवरऑल लिमिट कर दी गई है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, जो पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 65% थी और ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो पा रहा था, इस वजह से RBI ने ये गाइडलाइंस आपकी रिवाइज की हैं और इसे अब 60% कर दिया गया है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट माइनस आपका लॉस। ठीक है, तो बैंक का जो टोटल क्रेडिट है उसमें से लॉस को माइनस करके जो अमाउंट बचा, लेट्स टेक एग्जांपल ANBC आपका 100 रुपए बचा, तो 100 में से 60 रुपीज उसको लेंड करने होंगे PSL में। फाइन। अब ये जो गाइडलाइन है ये आपकी एप्लीकेबल कब से होगी? ये आपकी 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होनी है। क्लियर है। नाउ अब और यहाँ पे मेजर चेंजेस क्या देखे गए हैं? जैसे हाउसिंग लोन की अगर हम बात करें तो अगर आपको घर बनाना है इन दैट केस 3 कैटेगरीज इसमें रखी गई हैं, जैसे सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबव, इसके लिए 50 लाख का लोन आपको मिल सकता है। सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव बट बिलो 50, ये आपका 45 लाख का लोन आप ले सकते हो। वहीं पे ऐसी सेंटर्स जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से कम है वहां पे 35 लाख का लोन मिल सकता है। वहीं पे अगर आपको रिपेयर करना है तो इसके लिए अगर 50 लाख एंड अबव की पॉपुलेशन है तो 15 लाख का लोन मिल सकता है। वहीं पे 10 लाख से ऊपर और 50 लाख से नीचे की अगर आपकी पॉपुलेशन है तो 12 लाख का, एंड अगर बिलो 10 लाख है तो 10 लाख का यहाँ पे लोन मिल सकता है फॉर द रिपेयरिंग पर्पस। फाइन। इसके अलावा अगर आपको स्कूल सेटअप करना है या ड्रिंकिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है, इसके लिए 8 करोड़ का यहाँ पे पर बोरोवर लोन मिल सकता है। साथ में ही बोला गया है अगर आपको बिल्ड करना है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, टियर 2 एंड टियर 4 सेंटर्स आपको बिल्ड करने हैं, दैट केस 12 करोड़ का पर बोरोवर यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका प्लांट बनाना चाहती है, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट वो बनाना चाहती है तो उसे आपका 35 करोड़ का लोन मिल सकता है। वहीं पे कोई इंडिविजुअल है
कि वो आपका सोलर लगाना चाहता है, ठीक है, तो इन दैट केस वो आपका 10 लाख का पर बोरोवर यहाँ पे लोन ले सकता है या उसे 10 लाख का पर बोरोवर लोन मिल सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2025 हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट, हु इमर्ज एज इंडियाज richest person with a total net worth of $100 billion। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं अकॉर्डिंग टू दी 2025 हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुकेश अंबानी। और अगर हम इनकी ग्लोबल रैंक की बात करें तो जो ग्लोबल रैंक है इनकी, ये लाई करते हैं 17th पोजिशन पे, ठीक है, ही इज द 17th रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड एंड इंडिया में टॉप किया है इन्होंने। इट इज फॉलोड बाय गौतम अदानी, रोशनी नाडर, दिलीप शांघवी एंड फैमिली, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, साइरस एस पूनावाला, देन नीरज बजाज एंड फैमिली। फाइन, अब बात करेंगे ग्लोबल लिस्ट की। तो पहले नंबर पे आपके हैं एलॉन मस्क, मतलब हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 को टॉप किया है एलन मस्क ने, फॉलोड बाय अमेजॉन्स जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, देन लैरी पेज, बर्नार्ड एनरोल्ड, स्टीव बॉलमर, सेर्गी ब्रिन, बिल गेट्स। और विमेंस की अगर बात करें तो आपकी वेल्थिएस्ट विमेन में नाम आता है एलिस वॉल्टन का, देन फ्रांकोइस बेंटनकोट मेयर, जूलिया कोच एंड फैमिली, जैक्वेलिन मार्स, रोशनी नाडर इन द 5th पोजिशन, मैकेंजी स्कॉट, देन मरियम एडल्सन एंड फैमिली, देन आ जाते हैं आपके एबिगेल जॉनसन, मेरिलिन सिमंस एंड फैमिली, लिंडा स्टेफेंस एंड फैमिली। तो ये आपके विमेंस हैं जिन्होंने टॉप किया है। इसके अलावा अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे टॉप 5 कंट्रीज जहां से सबसे ज्यादा बिलियनर्स हमें देखने को मिले हैं इस रिच लिस्ट में। तो पहला आपका है यूएसए, 870 आपके बिलियनर्स शामिल थे इस लिस्ट में। देन चाइना से 823, इंडिया से 284, यूके से 150, जर्मनी से 141। क्लियर है? नाउ अदर पॉइंट्स, जैसे ये आपका 14th एडिशन था इस इंडेक्स का, इस इंडेक्स में 3442 बिलियनर्स की लिस्ट आपकी जारी की गई है फ्रॉम द 71 कंट्रीज। टोटल इसमें 561 विमेंस थी इस लिस्ट में आपकी, जो इनमें से भी 224 आर सेल्फ मेड, राइट। नेक्स्ट इज टोटल ऑफ 387 न्यू बिलियनर्स इस लिस्ट में आपके नए आए हैं, और सबसे ज्यादा आपके न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करते हैं बिलियनर्स, ठीक है। तो इसे हम न्यूयॉर्क को यहाँ पे एज अ ग्लोबल बिलियनर कैपिटल भी कहा गया है। सेकेंड नंबर पे आपका है लंदन। वहीं पे एशियन बिलियनर कैपिटल कौन सा है? शंघाई विद 92 बिलियनर्स, वेयरएस सेकेंड नंबर पे यहाँ पे था मुंबई से 90 बिलियनर्स यहाँ पे थे। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी की बात करें तो ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन मार्च रिलीज्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन, describing the species as largely depleted while retaining its status as a vulnerable on the red list। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन जो है रिलीज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट निकाला है लायन के लिए, ठीक है। इसी के साथ नोट करना है, एज पर द 2023 IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज फॉर द लायन, इनके अकॉर्डिंग जो आपका अफ्रीका का एरिया है इसमें अडल्ट और सब अडल्ट लायन की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 23,000 के अराउंड। वहीं पे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में नियरली 670 अडल्ट एंड सब अडल्ट लायन आपके मौजूद हैं, ठीक है, एज पर दिस 2023 IUCN रेड लिस्ट। IUCN की बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो करंट डीजी इसके हैं डॉक्टर ग्रेथेल एगुलर, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और इसे 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो रिलीज किया है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने, ठीक है, एंड ये डेटा है आपका फरवरी 2025 का। तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जो आपका था फरवरी में इट वाज 3.61%, डाउन फ्रॉम 4.26% जो जनवरी का आपका था। नेक्स्ट है फूड इन्फ्लेशन फॉर फरवरी 2025 वाज 5.97%, मार्किंग द सिग्निफिकेंट डिक्रीज कंपेयर टू द जनवरी 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रूरल इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है आपका 4.59% से डिक्रीज होके फरवरी में 3.79% रह गया था।
वेयरएज जो फूड इन्फ्लेशन आपकी रही है रूरल एरियाज में, इट डिक्रीज्ड फ्रॉम 6.31% टू 4.06%. नेक्स्ट है केरला हैड द लोएस्ट year-on-year inflation rate of a 3.75% for February 2025. नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन ग्रोथ है आपकी फॉर जनवरी, इट वाज 5.0% एंड इंक्रीज फ्रॉम अ 3.2% इन अ दिसंबर 2024. तो ये सब स्टेटमेंट आपकी दी गई थी बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस और आपको बताना है इसमें से कौन सी आपकी करेक्ट है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी आपके सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. सेकेंड वाले में क्या करेक्शन है, जो फूड इन्फ्लेशन है आपकी, ठीक है, ये जो है ये आपकी फरवरी में रही थी 3.75%. ठीक है, नॉट दी 5.97%, 3.75% ये रही थी. इसके अलावा फोर्थ वाले में करेक्शन है, केरला जो है ये आपका हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला था, इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ 7.31%. ठीक है, ये करेक्शन है दोनों स्टेटमेंट में. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे टॉप 5 स्टेट जहां पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आपका देखने को मिला है. तो केरला पहले नंबर पे था 7.31% से, फॉलोड बाय चंडीगढ़, कर्नाटका, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, देन अदर आपके जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट कैसा था, फ्यूल एंड लाइट में ये 1.33% था, एजुकेशन में 3.83% देखने को मिला है, देन हेल्थ में 4.12%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में था 2.87%. वेयर एज ऐसे आइटम्स जहां पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली है हमें, तो ये है आपका कोकोनट ऑयल 54.48% एंड जिंजर जहां पे -35.81% का आपका इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिला है. वहीं पे बात करें अगर हम अर्बन इन्फ्लेशन की, तो अर्बन इन्फ्लेशन में हमें 3.32% का डिक्रीज देखने को मिला है. वहीं पे अगर हम बात करें अर्बन इन्फ्लेशन के फूड अर्बन सेक्टर के अंडर फूड इन्फ्लेशन की, तो ये आपका जो है ड्रॉप हुआ है 5.53% से कितना रह गया है 3.20% ये आपका रह गया है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द राणा दासगुप्ता वॉन द 2025 विंडहैम कैंपबेल प्राइज फॉर हिज बुक टाइटल डैश इन अ नॉन फिक्शन कैटेगरी. तो जो विंडहैम कैंपबेल प्राइज है इसको 4 कैटेगरी में आपका दिया जाता है, पोएट्री में, देन आपका नॉन फिक्शन कैटेगरी में, फिक्शन कैटेगरी में एंड एक आपका आता है ड्रामा कैटेगरी. ठीक है, तो 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है और इस साल टोटल 8 लोगों को ये अवार्ड जो है अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक आपके राणा दासगुप्ता हैं और इनकी बुक फॉर द नॉन फिक्शन कैटेगरी ये है कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ 21st सेंचुरी दिल्ली. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ 21st सेंचुरी दिल्ली. इस बुक के लिए इनको इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है. ठीक है, नाउ जो इनकी बुक है इट इज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑरवेल प्राइज एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेट ऑन दैट सी प्राइज. ठीक है, अब प्राइज मनी की बात करें तो यहाँ पे आपका $1,75,000 का प्राइज मनी दिया जाता है अवार्डी को एंड टोटल यहाँ पे अगर बात करें डिफरेंट कैटेगरी की, जैसे फिक्शन कैटेगरी में कौन सेलेक्ट किया गया है, यूएसए के सीग्रिड नॉनिस एंड आयरलैंड के एनी एनराइट. देन नॉन फिक्शन कैटेगरी में एक तो हमारे राणा दासगुप्ता जी और दूसरे आपके हैं पैट्रिका जे विलियम्स फ्रॉम यूएसए. देन ड्रामा कैटेगरी में रॉय विलियम्स फ्रॉम यूके एंड मेटिल्डा फिसियायो इबिनी फ्रॉम यूके, इनको जो है ड्रामा कैटेगरी में आपका सेलेक्ट किया गया है. देन पोएट्री की बात करें तो इसमें एंथनी वी कैपिलडियोस फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड आपका टोंगो एसन मार्टिन फ्रॉम यूएसए, इनको पोएट्री सेक्शन में आपका जो है सेलेक्ट किया गया है. नाउ अब इस अवार्ड की बात करें तो इसे 2013 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था बाय द राइटर डोनाल्ड विंडहैम इन अ मेमोरी ऑफ अ सैंडी कैंपबेल. तो यहाँ पे विंडहैम जो डोनाल्ड विंडहैम है इनका सरनेम है एंड कैंपबेल जो है ये आपका सैंडी कैंपबेल का सरनेम है, तो इनको मिला के आपका विंडहैम कैंपबेल प्राइज बन गया है. ठीक है, अब इसको जो है इस अवार्ड को एनुअली दिया जाता है जो बुक आपकी इंग्लिश में लिखी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में.
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है which state has recently in January signed an MOU with the National Health Authority for the implementation of a आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया है ताकि ये स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में से इम्प्लीमेंट किया जाना है और उड़ीसा इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला 34th स्टेट बना है। अब आप बोलोगे 34th स्टेट कैसे? बेसिकली यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को मिला के यहाँ पे बात की जा रही है, तो 34th ये स्टेट बन गया है। अगर बात करें एट प्रेजेंट तो 26 स्टेट्स एंड 18 यूनियन टेरिटरीज में इस स्कीम को, इस योजना को जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो इन 26 स्टेट और 18 यूनियन टेरिटरी ने साइन किया है MOU नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस योजना। ओके, एक्सेप्ट यहाँ पे आपके कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने नहीं किया है, जैसे दिल्ली हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, नाउ इसे लॉन्च कब किया गया था? स्कीम को 2018 में PM मोदी जी ने लॉन्च किया था रांची झारखंड में, और इसका मेन एम क्या है कि ये आपको कैशलेस हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर। ओके, फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होंगे, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, सभी में आपको जो है यहाँ पे कैशलेस हेल्थ केयर कवर 5 लाख का पर फैमिली दिया जाएगा पर ईयर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन फरवरी यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च अ स्कीम जिसका नाम है म्यूचुअल क्रेडिट guarantee scheme for MSME, micro, small and medium enterprises in Mumbai, Maharashtra to support MSME sector in India. What is the maximum loan amount that the scheme can provide to MSME? तो अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इस स्कीम के तहत मैक्सिमम कितना अमाउंट लोन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है? तो इट इज 100 करोड़ रुपीज। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइन, और यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो 60% गारंटी कवरेज है, इट विल बी given by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited to the member lending institution, जिसमें आपका बैंक, NBFC, मतलब जो भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा, तो उसका जो 60% गारंटी कवरेज है वो कौन प्रोवाइड करेगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड करेगी। फाइन, इसके अलावा कुछ आपके पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? ऐसे MSMEs जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, जो ये लोन अमाउंट है यहाँ पे गारंटीड जो है लोन अमाउंट जो है ये आपका 100 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इट कुड बी ऑफ अ हायर अमाउंट ऑल्सो। देन मिनिमम कॉस्ट जो है इक्विपमेंट और मशीनरी की, इसमें 75% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम है इट इज़ अवेलेबल फॉर 4 years और अंटिल 7 लाख करोड़ वर्थ ऑफ अ गारंटीज। ठीक है, जो भी यहाँ पे इशू की जाएगी, जो भी आपका फर्स्ट मतलब कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर रिपेमेंट की बात करें तो अप टू 50 करोड़ लोन जो है, अप टू 50 करोड़ तक का लोन ये आपको देना होगा, रीपे करना होगा अप टू 8 years विद अप टू 2 years ऑफ मोरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर अब 50 है तो हायर रीपेमेंट यहाँ पे स्केड्यूल की जाएगी और मोरेटोरियम पीरियड भी आपका हाई होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, जो निर्मला सीतारमन जी थी, इन्होंने इस इवेंट में इनॉग्रेट किया था पहला सचल आयकर सेवा केंद्र। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज एंड फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट, किसके लिए? असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड प्रमोट करने के लिए टैक्स अवेयरनेस। इसके अलावा इन्होंने जो कीज हैं वो हैंडओवर की थी बेनिफिटेड होम ओनर्स को by the special window for affordable and mid income housing, which is your Swamehi Investment Fund of SBI Venture Limited। और इन्होंने यहाँ पे यूनियन बजट में भी अनाउंस किया था, फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो यूनियन बजट है, कि स्वामीही फंड 2 जो है वो भी स्टैब्लिश किया जाएगा विद एस्टिमेटेड बजट ऑफ 15,000 करोड़।
नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम जो है वो भी लॉन्च की थी, विच इज प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इस स्कीम का मेन एम क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज को हमें और बढ़ाना है और अच्छा करना है, और साथ में ही शॉर्ट टर्म लोन जो है वो भी प्रोवाइड करने हैं, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोन यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, ठीक है। और ये स्कीम आपकी बेनिफिट करेगी 1.7 करोड़ फार्मर्स को। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी डॉक्टर अरविंद पनागरिया जो आपके 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, इनके द्वारा नीति आयोग की एक रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, विच इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अचीवर कैटेगरी में कौन सा स्टेट ने टॉप किया है। बेसिकली यहाँ पे 4 मेन कैटेगरी होती हैं, अचीवर, एस्पिरेशनल, फ्रंट रनर, ठीक है, और एक आपकी होती है अचीवर हो गया, फ्रंट रनर, एस्पिरेशनल एंड परफॉर्मर, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है स्टेट्स को। टोटल 18 स्टेट्स की यहाँ पे इवैल्यूएशन की जाती है फिजिकल हेल्थ की, और ऐसे स्टेट्स इसमें आप बोल सकते हो हैं जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसकी फिजिकल हेल्थ को इवैल्यूएट करती है ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। नाउ अब अचीवर कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, तो इस पे टॉप किया है आपका उड़ीसा ने, ठीक है। 4 मैंने आपको बताया 4 मेन कैटेगरी हैं। अब इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसी स्टेट जिसका जो आपका स्कोर है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर जिसका ग्रेटर देन 50 है उसको अचीवर में डालते हैं, ठीक है। ऐसी आपकी स्टेट जिसका जो आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर जो है वो 40 से 50 के बीच में है, ये फ्रंट रनर में आता है। परफॉर्मर में 25 से 40 के बीच में, और एस्पिरेशनल में आता है जिस स्टेट का स्कोर आपका लेस देन इक्वल्स टू 25 होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ अब पूरी लिस्ट यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसके करंट सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank was recognized as India's highest rated bank in sustainability for third consecutive year according to the S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and Carbon Disclosure Project, that is CDP। तो recently S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 और Carbon Disclosure Project जो है इन्होंने रिलीज किया था आपकी बेसिकली रैंकिंग, ठीक है, जिसमें इंडिया का हाईएस्ट रेटेड बैंक आपका कौन सा रहा है, इट इज योर येस बैंक, जिसका स्कोर आपका था 72 आउट ऑफ 100, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात CSA स्कोर था ये आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट स्कोर, एंड यहीं पे अगर हम बात करें आपकी रेटिंग की, तो येस बैंक को A रेटिंग यहाँ पे दी गई है इन टर्म्स ऑफ अ कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। फाइन। नाउ बात करेंगे S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 की। तो ये जो आपका था इसमें टोटल 7,690 ग्लोबल फॉर्म्स को एसेस किया गया था, जिसमें से सिर्फ सेलेक्ट की गई हैं 780 कंपनीज को, ठीक है, जो इसमें सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में इंक्लूड की गई थी। एंड यहाँ पे इसमें से भी 780 में से भी 51 आपके इंडिया से थी। फाइन। नाउ येस बैंक की बात करें तो येस बैंक का MD एंड CEO करेंटली हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी, 2004 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल डेटा रिपोर्ट टाइटल टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द Q4 of 2024, which among the following Indian banks are included in this list। तो रिसेंटली ग्लोबल डेटा जो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द Q4 of 2024, जिसमें इंडिया के 3 बैंक इस बार शामिल हुए हैं, विच इज HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। ये तीनों ही बैंक इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, और A, B एंड C आर करेक्ट। ओके। अगर हम बात करें इनकी कैपिटलाइजेशन की, तो एक तो रैंक की बात करेंगे और कैपिटलाइजेशन कितना था, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो देखते हैं, ठीक है। तो ग्लोबली सबसे पहला नंबर पे आपका आता है HDFC बैंक, जिसकी 13th रैंक थी, ठीक है। प्रीवियस रैंक 7th थी और इस बार 13th है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है आपका HDFC बैंक का, इट इज $158.5 बिलियन।
नेक्स्ट आता है आईसीआईसी बैंक, जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है हमें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो 25.8% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम तीनों के कंपैरिजन में बात करें तो सबसे हाईएस्ट इसकी थी। ठीक है, आईसीआईसी बैंक जिसकी 19th रैंक थी और पिछले साल ये आपकी रैंक थी 20th। ओके, और कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा है इस बार, 105.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। देन नेक्स्ट आता है 24 नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी रैंक पिछली बार भी 24 थी और इस बार भी 24 नंबर पे ये आपका सेम रैंक पे ही रहा है। ठीक है, और कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, तो 82.9 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। वहीं पे अगर हम टॉप 5 बैंक्स की अगर बात करें तो इस लिस्ट में टॉप 5 बैंक्स आपके थे। पहला है यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस, जिसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एम कैप इसका है 674.9 बिलियन यूएस डॉलर का। देन नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, अगेन यूएसए का बैंक है, 337.2 बिलियन यूएस डॉलर की एम कैप है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, थर्ड नंबर पे चाइना का बैंक है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी एम कैप है 328.2 बिलियन यूएस डॉलर। देन एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, इसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 251.1 बिलियन यूएस डॉलर की। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है वेल्स फार्गो, जो आपका यूएसए में जिसका हेडक्वार्टर है, एंड इसकी आपकी एम कैप है 235.0 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपके बैंक्स थे जो इस लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है। ठीक है, मोस्टली आपके यूएसए से ही बिलोंग करते हैं। ओके, टॉप 5 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो। ओके, नाउ आप यहाँ पे जो है आप चार्ट देख सकते हो जो ग्लोबल डेटा द्वारा रिलीज किया गया था, टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स वाला। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि आपका 5th नंबर पे था वेल्स फार्गो, फिर 6th नंबर पे बैंक ऑफ चाइना आपका है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं चाइना के जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। देन मॉर्गन स्टैनले इंपॉर्टेंट है, इसकी आपकी मार्केट कैप कितनी है 202.5 की, और इसकी रैंक कितनी है, इट इज ऑन दी 8th रैंक। ठीक है, देन 9th पे आपका है गोल्डमैन सैच, जिसकी मार्केट कैप है 179.8। फिर आता है HSBC होल्डिंग 176.9 बिलियन यूएस डॉलर, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 170.6 बिलियन यूएस डॉलर, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका 158.7 इसकी मार्केट कैप थी आपकी। देन आपका HDFC बैंक आपका 13th नंबर पे था और इसकी कितनी आपकी है ये भी हमने डिस्कस किया, 158.5 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी आपकी एम कैप थी। ओके, अगर हम ओवरऑल बात करें एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपका इंक्रीज हुआ है टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स का, ये आपका है 27.1% का। ठीक है, अगर इसे कंपेयर करें हम लास्ट ईयर से तो ये 27.1% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ग्लोबल डेटा फ्लेग जो है इसके सीईओ आपके हैं माइक डेंसन, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लंदन यूके में, और इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज ऑफिशियली रीब्रांडेड एज अ ट्रू होम फाइनेंस, तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको रीब्रांड किया गया है ट्रू होम फाइनेंस के नाम से, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। तो जो श्रीराम फाइनेंस है, इन्होंने बेसिकली जो पूरे इनके स्टेक थे इनकी सब्सिडी में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, वो इन्होंने इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है वो पूरे के पूरे सेल कर दिए थे। ठीक है, किसको सेल किए थे, वॉरबर्ग पिंकस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको, और उसके बाद अब इसको जो है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है इस कंपनी को रीनेम किया गया है ट्रू होम फाइनेंस। ठीक है, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की बात की गई थी तो इसके सीईओ कौन है, रवि सुब्रमण्यन, जिसको रीनेम किया गया है और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द फिनटेक कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके द्वारा इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च किया गया है, तो इट इज लॉन्च बाय योर चेक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसका नाम क्या है, इट इज चेकवाइजर। क्या नाम रखा गया है इसका, चेकवाइजर। जैसे आपका एआई चैटबॉट होता है वैसे ही ये आपको जो भी आप इनसे पूछोगे अबाउट द क्रेडिट कार्ड, ये उसके बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चेक जो है इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और करंटली इसके सीईओ आपके हैं आदित्य सोनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 एडवाइजरी कमिटी ऑन वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन
of a Ramsar Convention announced the list of 31 newly accredited wetland cities during its 64th meeting जो आपके स्विट्जरलैंड में हुई थी. Now question is which among the following Indian cities were received the international accreditation किस चीज के लिए? वेटलैंड सिटीज के लिए. ठीक है, तो रिसेंटली जो एडवाइजरी कमेटी है आपकी WCA की, इनके द्वारा 31 सिटीज की लिस्ट जारी की गई है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वेटलैंड सिटीज, और इसमें इंडिया की 2 सिटीज शामिल है. कौन कौन सी सिटीज है? एक तो इंदौर है और दूसरी आपकी उदयपुर है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. बेसिकली ये जो आपकी एडवाइजरी कमेटी है ये क्या करती है? ऐसी सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं ताकि इनके जो अर्बन वेटलैंड है उनको सेव किया जा सके, उनका सेफगार्ड किया जा सके. इस चीज के लिए इंडिया की 2 सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, इंदौर और उदयपुर को. ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है इन्होंने 3 सिटीज को नॉमिनेट किया था. एक सिटी थी आपकी इंदौर, दूसरी थी उदयपुर और तीसरी थी आपकी भोपाल. ठीक है, इन तीनों का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नॉमिनेशन दिया था और इसमें से 2 आपके सिलेक्ट हो गई हैं. ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं टोटल कितनी एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज आपकी हो गई हैं. अभी ये नंबर 74 आपका हो गया है. जो नई आपकी 31 सिटीज शामिल हुई थी उसको जोड़ के 74 सिटीज यहाँ पे टोटल हो चुकी हैं. ठीक है, नाउ दिस एक्रेडिटेशन जो है ये कौन देता है? इट इज ग्रांटेड बाय यूनेस्को अंडर द रामसर कन्वेंशन एंड ये आपका कब तक वैलिड रहता है? 6 साल के लिए ये वैलिड रहता है. ठीक है, नाउ ग्लोबल वेटलैंड सिटीज की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं. मतलब अभी हमने इसी चीज की बात करी कि 74 टोटल सिटीज हैं जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री की सिटीज हैं जो इसमें सेलेक्ट की गई है, रिकॉग्नाइज की गई हैं? इट इज चाइना. चाइना की 22 सिटीज में है और फ्रांस की 9 सिटी है और इंडिया की कितनी है? इंडिया की 2 सिटीज यहाँ पे शामिल की गई है. ठीक है, 2 सिटीज इंदौर और उदयपुर आपका हो गया. ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. टोटल इंडिया की कितनी रामसर साइट्स हैं? ठीक है, अभी तक कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया की? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए. ये है आपकी पूरी लिस्ट. ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपका उड़ीसा आता है. देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना आपकी कैटेगरीज होती हैं, तो ये आपके जो स्टेट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऐड किया गया है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इनकी है उनके बेसिस पे उनको यहाँ पे रखा गया है. ठीक है, पहला है उड़ीसा, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड. ऐसे ही आपके 18 स्टेट्स की रैंकिंग यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे आप जो है इसके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर देख सकते हैं. ठीक है, अगर बात करें अचीवर कैटेगरी की तो इसमें टॉप 3 आपके कौन से स्टेट्स हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा. ठीक है, फ्रंट रनर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आ जाते हैं. ऐसे ही परफॉर्मर में आ जाते हैं आपके तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार, इन्होंने टॉप किया है. एंड लास्ट इज योर एस्पिरेशनल कैटेगरी जिसमें केरला, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है. ठीक है, मतलब 1 to 3 इनकी रैंकिंग है. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज रिसेंटली इन जनवरी डिक्लेयर्ड एज अ मलेरिया फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जॉर्जिया को मलेरिया फ्री कंट्री जो है अभी डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. और इसी के साथ 45 कंट्री हमारी हो जाती हैं ऐसी कंट्रीज जो मलेरिया फ्री हैं. एंड ये जॉर्जिया कंट्री जो है ये आपकी WHO यूरोपियन रीजन की पहली जो है कंट्री है जिसे मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है. तो ये ध्यान में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. हाँ, एक और चीज जो नोट करने वाली है, अभी टोटल 45 कंट्री और एक टेरिटरी है आपकी. ठीक है, जिसको मलेरिया फ्री स्टेटस जो है या दिया गया है या मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है. फाइन. नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1948 में. क्लियर है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज रिसेंटली इन जनवरी completed 10 years of its successful implementation. On this occasion, Government of India has decided to celebrate the 10th anniversary of a Beti Bachao Beti Padhao from 22nd January 2025 to dash. तो यहाँ पे आपका 10 ईयर कंप्लीट हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का और इस सेलिब्रेशन में जो आपका 10वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, ठीक है, उस ओकेजन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 22 जनवरी 2025 से लेके 8 मार्च 2025 तक
ये आपकी 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। और 8 मार्च को क्या होता है आपका इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे होता है, ठीक है। इस दिन तक आपका जो है ये पूरा आपका सेलिब्रेशन आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये एनिवर्सरी आपकी 10th एनिवर्सरी मनाई जाएगी, क्लियर है। अब बात करें अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, विच इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इसे लॉन्च किया गया था आपका 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। कहाँ पे लॉन्च की गई थी? पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको लॉन्च क्यों किया गया था? इंप्रूव करने के लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को, इंश्योर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रिवेंट करने के लिए जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन एंड प्रमोट करने के लिए एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव थे जिसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था। अब अचीवमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया था और इसी में हमने जो है अचीवमेंट हासिल की है। जैसे सेक्स रेशियो जो है आपका एट बर्थ ये इम्प्रूव हुआ है। अगर हम कंपेयर करें इसे 2014-15 से 2023-24 का, तो 2014-15 में ये आपका था 918, अब ये है 930, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गर्ल्स ने एनरोलमेंट जो किया है एजुकेशन में वो भी आपका बढ़ा है। पहले ये 75.51% था, अब ये इंक्रीज होकर 78% हो गया है। देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं इसमें भी हमने जो है अच्छी परसेंटेज हासिल की है। पहले 61% था, अभी ये 97.3% इंक्रीज हुआ है। देन एंटीनल केयर रजिस्ट्रेशन जो है इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले 61% था, नाउ इट इज 80.5%। Now next question है, name the player who won the Sports Star of the Year 2025 in a male category at a स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2025 जो आपके ताजमहल पैलेस मुंबई महाराष्ट्र में हुए थे। तो आंसर इज दैट इज कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में दिया गया था आपके PR श्रीजेश को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये अवार्ड दिया गया था मानू भाकर को। कौन सा एडिशन था? इट वॉज दी 7th एडिशन, फाइन। अगर हम बात करें बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ये था मध्य प्रदेश। बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, ये था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। बेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट NTPC था। वहीं पे अगर इंस्टीट्यूट की बात करें हम, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, ये आपका KIIT था जो लोकेटेड है उड़ीसा में, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो जनों को यहाँ पे मिला है, एक है गुरबख्श सिंह और दूसरे हैं मैरी डिसूजा फ्रॉम दी हॉकी, ये अवार्ड इनको दिए गए हैं। इसके अलावा दो स्पेशल अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे, जैसे स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर 2025 ये दिया गया था ICC के जो आपके करंट चेयरमैन हैं जयशाह को। एंड इंस्पिरेशन आइकन अवार्ड 2025 का ये दिया गया था PV संधू जी को। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है नेशनल टीम ऑफ द ईयर, ये दिया गया है आपका इंडियन मेन एंड वुमेन्स चेस टीम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर, ये है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। देन स्पोर्टिंग मेंबर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को दिया गया है। फिर जूरी अवार्ड्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया है आपका नॉन ओलंपिक स्पोर्ट में प्रथमेश जौकर को। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर फॉर नॉन ओलंपिक दिव्या देशमुख। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा। देन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर ये दिया गया है ज्योति येराजी को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट बजरंग पूनिया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन ओलंपिक स्पोर्ट ये दिया गया है आपका मनु भाकर को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर पैरा ये दिया गया है पैरा स्पोर्ट सुमित अंतिल को। देन विमेंस कैटेगरी में अवनी लेखारा जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। देन कोच ऑफ द ईयर दिया गया है आपका पुलेला गोपीचंद को फॉर बैडमिंटन। एंड यंग अचीवर ऑफ द ईयर मेल में लक्ष्य सेन। एंड अगर फीमेल की बात करें तो ये मनु भाकर को अगेन ये अवार्ड आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन। तो पहला स्टेटमेंट है जो आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था इसका थीम था कन्वर्ज कनेक्ट क्रिएट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने और इन्होंने इस इवेंट में इनॉग्रेट किया था भारत पवेलियन। ऑफिशियली इन्होंने इनॉग्रेट किया था भारत पवेलियन को इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में
ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विप्रो ने लॉन्च किया है टेलको AI 360 इंप्रूव करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेशंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इवेंट गूगल वॉन द स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड फॉर इट्स Pixel 9 Pro and Google Gemini received the Breakthrough Device Innovation Award in the category जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आ जाते हैं आपके, ठीक है। एंड द लास्ट इज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई। फाइन। नाउ अब इस इवेंट में 30th ग्लोबल मोबाइल या ग्लोमो अवार्ड जो है वो दिए गए थे, जिसमें से दो अभी हमने बात की कि दो अवार्ड जो है गूगल को दिए गए थे, एक तो स्मार्टफोन ऑफ द ईयर और ब्रेक थ्रू डिवाइस इनोवेशन, ये दोनों अवार्ड गूगल को दिए गए हैं। इसके अलावा चाइना मोबाइल क्यूनघाई एंड हवाई जो है इनको बेस्ट मोबाइल इनोवेशन फॉर एमर्जिंग मार्केट दिया गया है अवार्ड फॉर देयर रूरल स्टार प्लस सोल्यूशन and which is a joint innovation aimed at improving connectivity in a remote areas. इसके अलावा जोंग सिंह टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी जो है इसे ग्रुप ए स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन फाउंडरी इनोवेशन अवार्ड दिया गया था फॉर इट्स मिनिमलिस्ट प्राइवेट 5G फॉर एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है Xiaomi 15 अल्ट्रा जो है इसे बेस्ट इन शो कैटेगरी अवार्ड दिया गया था। साथ में ही नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो टेंसेंट है, टेंसेंट क्लाउड जो है इसने लॉन्च किया था यहाँ पे सुपर एप्लीकेशन एज अ सर्विस इन दी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो आपका स्पेन में हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस कांग्रेस में, और इसके दौरान यहाँ पे इस कांग्रेस के दौरान यहाँ पे इन्होंने ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अनाउंस किया था 9th एडिशन किस चीज का? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, जो आपका होना है 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इन्होंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था भारत पवेलियन को, जो सेटअप किया था टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा विद द सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्होंने लॉन्च किया था VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को, विच इज AI पावर्ड वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, एंड इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टेक्नो मोबाइल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है प्रैक्टिकल AI स्ट्रैटेजी बाय अनवीलिंग कैमॉन 40 स्मार्टफोन सीरीज, टेक्नो AI ग्लास प्रो एंड मेगाबुक S14 लैपटॉप। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। इसके अलावा जो एडवांस माइक्रो डिवाइस है, ठीक है, ये कंपनी ने कोलैबोरेट किया है आपका सिस्को के साथ, नोकिया के साथ एंड जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ टू डेवलप अ ओपन टेलीकॉम AI प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है आपका जो 2026 की आपकी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होगी, ये कहाँ पे होगी? ये आपकी बार्सिलोना स्पेन में 2 मार्च से 5 मार्च 2026 को होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शन $100 million सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन टू JK टायर। JK टायर जो आपका टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये टायर की, इनको जो है $10 million का सैंक्शन दिया गया है रिसेंटली। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये आपका डील साइन किया है, ये आपका लोन साइन किया है टू JK टायर। ये इनको सैंक्शन किया गया है JK टायर को, ठीक है। अब यहाँ पे आया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? ये आपका एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, ये याद रखना है, इट इज योर आर्म ऑफ योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नाउ फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, टोटल $100 million की फंडिंग है। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो $30 million फंडिंग आपकी जो है JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है यूज करेगा। रेस्ट जो है आपकी 70 मिलियन की ये CIL को मिलेगी, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिलेगी, जो आपकी सब्सिडरी है किसकी? JK टायर्स की, ठीक है। इट इज सब्सिडरी ऑफ अ JK टायर। फाइन। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो पैसेंजर कार रेडियल जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा कैपेसिटी पैसेंजर कार रेडियल टायर्स की, जो आपके बनते हैं बेनमोर प्लांट जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसी के साथ साथ CIL, ये जो सब्सिडी है आपकी CIL का जो लक्सर फैक्ट्री है उत्तराखंड में,
जो बेसिकली आपका प्रोड्यूस करती है ट्रक एंड बस रेडियल, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये जो अमाउंट्स हैं वो आपकी यूज की जाएंगी। ये क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट विमेन अपॉइंटेड एज अ 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ नासा। तो रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है जेनेट ई पेट्रो का एज अ 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, और ये पहली विमेन एडमिनिस्ट्रेटर बनी है नासा की। क्लियर है? नाउ ये जो है पहली विमेन बनी है जो इस पोजीशन पे अपॉइंट हुई हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है बिल नेल्सन को, जो 14th आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के। क्लियर है? करंटली शी इज ऑल्सो सर्विंग एज अ 11th डायरेक्टर ऑफ अ नासास जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, जो आपका फ्लोरिडा यूएसए में लोकेटेड है, और इस पोजीशन पे भी ये पहली विमेन थी जिनको अपॉइंट किया गया था 2021 में। ठीक है? नाउ नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन डीसी में, एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1958। क्लियर है? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जेनेट ई पेट्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज फ्लैग ऑफ संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फ्रॉम साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। द संजय इज इंडिजिनियसली एंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड डैश। तो संजय एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है? किसने फ्लैग ऑफ किया था? राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये रिलीज किया गया है। और संजय का काम क्या रहेगा? जो भी बैटल में चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आर्मी कमांडर को देना, ये इसका काम रहेगा। इसमें बहुत सारे सेंसर आपके लगे हुए हैं जो सेंस करेंगे, और A to Z इंफॉर्मेशन, चाहे वो एरियल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जो कमांडर्स हैं उन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि जो फर्दर डिसीजन मेकिंग होनी है उसमें ये हमें हेल्प करेगा। ये क्लियर है? आप इसे ऐसा समझो कि जैसे महाभारत का युद्ध था, ठीक है, उसमें आपके संजय थे। इस इमेज को देख के आपको शायद याद आ जाए, ये पुरानी जो महाभारत थी उसका एक सीन है जहां पे संजय जी आपका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि क्या क्या चीजें आपके महाभारत के युद्ध में हो रही हैं। ठीक है? तो सर्विलेंस सिस्टम जो है इसका भी यही काम रहेगा, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन ये इंटीग्रेट करके आपके कमांडर्स तक पहुंचाएगा। ठीक है? नाउ संजय को डेवलप किसने किया है? तो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इनके जॉइंट वेंचर से इन्होंने जॉइंटली इसे बेसिकली डेवलप किया है। ठीक है? इट इज मेड इन इंडिया एंड जॉइंटली इसको डेवलप किया है BEL एंड इंडियन आर्मी ने, और इसकी कॉस्ट कितनी आई है? इट इज 2402 करोड़। ओके, स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो CMD इसके हैं आपके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है? नाउ आप थोड़ा डीप में बात कर लेते हैं संजय की। संजय एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है to integrate inputs from the ground and aerial sensors, creating a common surveillance picture for a battlefield transparency. battlefield में क्या हो रहा है उसकी पिक्चर ये हमारे सामने रखेगा। ठीक है? साथ में ही ये डेटा कलेक्ट करेगा, वैलिडेट करेगा उसे, ठीक है, बैटलफील्ड डेटा को, और प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेशन, और रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करेगा थ्रू दी आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है? अब जो ये सर्विलेंस सिस्टम है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न है और आगे चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो, AI बेस्ड हो, तो मॉडर्न सेंसर्स यहाँ पे जो है आपके यूज किए गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, चीजें हमें एकदम से मतलब चुटकियों में चाहिए, राइट? तो जल्दी से जल्दी चीजें और एक्यूरेट चीजें हम तक पहुंचे, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी। वही चीज हमने यहाँ पे यूज की है। ठीक है? नाउ यहाँ पे एक और चीज कि ये जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 स्टेजेस में अक्रॉस ऑल ऑपरेशनल ब्रिगेड्स, डिविजन एंड कॉर्प्स ऑफ अ इंडियन आर्मी फ्रॉम मार्च 2025 टू अक्टूबर 2025। ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था 2025 को एज अ ईयर ऑफ डैश। तो ईयर ऑफ क्या इस बार हमारा जो है डिक्लेयर किया गया है 2025 को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सुकन्या समृद्धि योजना हैज रिसेंटली इन जनवरी कंप्लीटेड 10 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन।
व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑन अ सुकन्या समृद्धि योजना और अ अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आप इसे अकाउंट भी बोल सकते हो। तो इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है, तो इट इज 8.2%। ठीक है, गवर्नमेंट इस पे 8.2% का आपका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को एज अ पार्ट ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, पानीपत हरियाणा में से लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो एज ऑफ नवंबर 2024 मोर देन 4.1 करोड़ के जो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैं ये ओपन किए गए थे अंडर योर सुकन्या समृद्धि योजना। एंड टॉप स्टेट्स जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है स्कीम में वो है आपके उत्तर प्रदेश, जिसमें 4.5 लाख अकाउंट्स आपके ओपन किए गए थे, फॉलोड बाय योर तमिलनाडु 30 लाख अकाउंट्स एंड देन बिहार 22 लाख्स। अब डिटेल में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। ठीक है, ये आपकी है एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम जिसे बेसिकली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए आपका डिजाइन किया गया था। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो गर्ल चाइल्ड है इसका अकाउंट आपका इमीडिएटली जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके कुछ दिन बाद आप इसे ओपन करवा सकते हो, या फिर जब तक जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 ईयर्स तक नहीं होती तब तक ये बच्चा एलिजिबल है इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम अकाउंट कितने ओपन कर सकते हैं, तो पर चाइल्ड आपका पर गर्ल चाइल्ड एक अकाउंट यहाँ पे ओपन हो सकता है। इन केस अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उस केस में 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन कराए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का, आईडी प्रूफ होना चाहिए एंड रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं, तो पर फाइनेंशियल ईयर मिनिमम जो है वो 250 का यहाँ पे आपका क्राइटेरिया है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट में। ठीक है, आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि कब तक आप इस अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये आपका 15 साल तक किया जा सकता है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, 21 ईयर्स का यहाँ पे जो है मैच्योरिटी पीरियड है, जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है तब से लेके 21 साल तक जो है 21 साल जब कंप्लीट हो जाए तो मैच्योरिटी पीरियड आपका हो जाएगा, या फिर अंटिल द मैरिज ऑफ अ गर्ल, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स यहाँ पे जो है मैच्योरिटी आपका हो सकता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो करंटली जो है कितना इंटरेस्ट रेट है, 8.2% का करंट इंटरेस्ट रेट है। और जब इसे लॉन्च किया गया था 2015 में तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया था 9.1% का। फाइन, विड्रॉल की अगर बात करें तो कितना परसेंट अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं, 50% तक अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है फॉर एजुकेशन और मैरिज पर्पस। ठीक है, और ये कब विड्रॉल कर सकते हैं, आफ्टर जो गर्ल चाइल्ड है इनकी एज जो है वो 18 नहीं हो जाती तब तक आप इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, 18 के बाद आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 50%, अप टू 50% तक का अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, and the withdrawal can be made if the account holder has passed the 10th standard और ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं तो उस केसेस में यहाँ पे विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो पहले तो यहाँ पे आपका एक कंडीशन है कि 5 साल के अंदर जो है इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे अगर आज अकाउंट खुला है तो आज से 5 साल जब तक नहीं हो जाते तब तक ये अकाउंट जो है आपका इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। बट और यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है अकाउंट का। ठीक है, या फिर अकाउंट होल्डर जो है इसको लाइफ थ्रेटनिंग कोई मेडिकल कंडीशन है, इन दैट केस प्रीमेच्योर क्लोजर जो है वो अलाउ किया हुआ है। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है, which country has recently in December signed an international solar alliance framework agreement to promote clean energy and सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली जो मोल्डोवा के डेप्यूटी पीएम है जिनका नाम है मिहेल पॉप्सोई, इनका जो है विजिट हुआ था इंडिया में और इसी दौरान इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा और डेप्यूटी पीएम ऑफ मोल्डोवा के द्वारा इन द न्यू दिल्ली। ठीक है,
नेक्स्ट आपकी बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ISA, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके फुल मेंबर्स कितने हैं? करंटली 104 मेंबर है और रिसेंटली अर्मेनिया ने इसे ज्वाइन किया था ISA को एज अ फुल मेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इस विजिट के दौरान इंडिया और मोल्डोवा के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था और इस अग्रीमेंट का मेन एम क्या है कि कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन को बूस्ट करना है दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डिप्लोमैट्स। ठीक है, और ये अग्रीमेंट राजकुमार श्रीवास्तव जो डीन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के, इनके द्वारा साइन किया गया था इंडिया की तरफ से, एंड दूसरी मोल्डोवा की तरफ से एना तबान जो एम्बेसडर ऑफ मोल्डोवा टू इंडिया है, उन्होंने इसे साइन किया था। साथ में ही जो डेप्यूटी PM है आपके मोल्डोवा के, इन्होंने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया था मोल्डोवा की एम्बेसी को न्यू दिल्ली में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मोल्डोवा, इसके प्रेसिडेंट है मेया सैंडू, कैपिटल इसकी है चेसिनेओ, करेंसी है मोल्डोवन लियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट हैज ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ अ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है माली, बुर्कियानो फासो एंड नाइगर, ये तीनों ही कंट्रीज ने एग्जिट किया है ECOWAS से, इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। आप पहले इस ग्रुप के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, फिर रीजन बताऊंगी कि एग्जिट क्यों किया है। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन पर्पस क्या था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस बनाना वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का। ठीक है, इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब ट्रीटी ऑफ लागो जो है वो यहाँ पे साइन हुआ था। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि इन कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को आपस में जोड़े रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन मंथ ऑफ जनवरी ये तीन कंट्री माली, बुर्कियानो फासो एंड नाइगर, इन तीनों ने एग्जिट कर लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही थी कि आप सिविल रूल अपनी कंट्रीज में लगाइए। यहाँ पे मिलिट्री रूल है और इन्होंने क्या बोला कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप सिविल रूल लाए, मतलब जनता ही आपकी जो गवर्नमेंट है उसको बनाएगी। बट ये चीज़ इनको मंजूर नहीं था, इस वजह से इन्होंने एग्जिट कर लिया और सितंबर 2024 में, प्रीवियस ईयर, इन्होंने जो है मतलब इन तीनों कंट्रीज ने एक अलायंस बना लिया, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। ठीक है, ये तीनों साहेल रीजन में लाई करती हैं और इसी वजह से इन्होंने एक अलायंस यहाँ पे बना दिया स्ट्रेंथन करने के लिए सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को। ठीक है, नाउ ECOWAS की अगर बात करें तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? ओमार त्रोए। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका अबूजा नाइगर में और 28 में 1975 को इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने साइन किया है हज अग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया सिक्योरिंग अ कोटा ऑफ अ डैश पिलग्रिम्स फॉर द ईयर 2025। तो 2025 का जो आपका हज यात्रा होगी, बेसिकली इसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ कि वो सिक्योर करेंगे कोटा ऑफ अ 1,75,025 पिलग्रिम्स का फॉर द ईयर 2025। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस अग्रीमेंट को साइन किया था किरण रिजिजू ने, जिनका विजिट था सऊदी अरेबिया में 11 से 14 जनवरी को। क्लियर है? ओके, नाउ इस अग्रीमेंट को इंडिया की तरफ से तो किरण रिजिजू जी ने साइन किया था, वेयर सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आपके हज एंड उमराह तौफीक बिन फवजान अल रहीबा, जो आपके हज एंड उमराह के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था एज पर दी हज पॉलिसी 2025 30% जो आपका कोटा होगा, ठीक है, 30% ऑफ इंडियाज टोटल हज कोटा जो है ये एलोकेट किया गया है प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को, वेयर 70% जो है ये प्रोवाइड किया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया को। क्लियर है? इसके अलावा किरण रिजिजू जी ने जो 4th एडिशन था हज एंड उमरा कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का, इससे भी अटेंड किया था, जो जेदा सऊदी अरेबिया में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कॉल्ड कवचम। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम
कवचम, जिसे आप मलयालम में शील्ड भी कहते हैं, या नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं कवचम की तो दिमाग में आपका शील्ड ही आता है कि कवच है ये, राइट। तो इसे किसने लॉन्च किया है? केरला गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। एंड ये जो हैवी रेनफॉल होगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, उसके बारे में आपको अलर्ट प्रोवाइड करेगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने सिटीजन पोर्टल एंड 24/7 इमरजेंसी कॉल सेंटर भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ कवचम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? केरला वार्निंग क्राइसिस हैजार्ड मैनेजमेंट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है और इसे केरला के सीएम पिनराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया था एट द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज KSDMA। ठीक है, कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम, केरला में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ अब जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो मैनेज करेगी इस कवचम सिस्टम को केरला में। एंड इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय दी KSDMA। ये जो आपका सिस्टम है कवचम सिस्टम, इसे डेवलप किया है केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक, एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 19th ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय द ब्रांड फाइनेंस, ये जिसे आप ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट भी कहते हो, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी बनी है? कौन सी कंपनी जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड आपका रहा है फॉर 2025? इट इज एप्पल। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। सेकेंड नंबर पे आपका था माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे था गूगल, फोर्थ पे अमेजॉन, देन वॉलमार्ट, सैमसंग, चाइना का टिकटॉक, फेसबुक जिसे हम मेटा के नाम से जानते हैं, निवेडिया और स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। तो ये आपके टॉप 10 ऐसे ब्रांड थे, ऐसी कंपनी थी जो जिन्होंने इस ग्लोबल 500 ब्रांड की जो लिस्ट है उसमें टॉप किया है। ठीक है, और अगर वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंपनी की वैल्यूएशन आपकी है 574.5 बिलियन एप्पल की है, और इसने 11% का यहाँ पे जो है प्रॉफिट या बोल सकते हो ग्रोथ इस बार दिखाया है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे था माइक्रोसॉफ्ट 461.1 बिलियन से, थर्ड पे 413.0 बिलियन गूगल का, देन अमेजॉन का 356.4 बिलियन $, और 15% का ग्रोथ। एंड वॉलमार्ट की बात करें 137.2 बिलियन $, का यहाँ पे आपका ब्रांड वैल्यू था। क्लियर है। अगर इंडियन कंपनीज की हम बात करें तो इंडिया की इस टॉप 500 इस ग्लोबल 500 लिस्ट में 15 कंपनी इंडिया की शामिल थी, 15 ब्रांड इंडिया के शामिल थे। पहले नंबर पे अगर हम बात करें इंडिया की लिस्ट में, पहले नंबर पे था टाटा जिसकी वैल्यू थी 31.6 बिलियन $, की, और ग्लोबली रैंक इसका था 60th रैंक। ठीक है, राइट साइड में जो भी रेड कलर के आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये आपकी ग्लोबल रैंकिंग है। ठीक है, इट इज अ ग्लोबल रैंकिंग जो ग्लोबली इस ब्रांड का नंबर था, और लेफ्ट साइड में आपको 1 2 3 4 ये इंडिया के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कौन सा था इस लिस्ट में। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड नंबर पे था आपका इन्फोसिस, थर्ड पे HDFC बैंक, फोर्थ पे था आपका LIC, फिफ्थ पे था आपका रिलायंस ग्रुप। ठीक है, देन SBI, HCL, एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा, विप्रो, जियो, ICICI बैंक, बजाज ग्रुप, और आपका फिर था 15 नंबर पे इंडियन ऑयल। ठीक है, तो ये 15 ब्रांड इस लिस्ट में शामिल है आपके 2025 की लिस्ट में। क्लियर है। नाउ कुछ अदर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे इस बार इस जो ये लिस्ट थी इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो देखने को मिला है 79% का देखने को मिला है टिकटॉक का। ठीक है, जो आपकी चाइना की कंपनी है, 2020 के कंपैरिजन में इसने 79% का ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फास्टेस्ट ग्रोथ ब्रांड की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड आपका रहा था वॉलमार्ट अमंग द टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ 2025। इसके अलावा बात करेंगे कि कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा ब्रांड्स इस लिस्ट में शामिल थे, तो टॉप 3 कंट्रीज आपकी हैं USA, ठीक है, चाइना, जर्मनी। USA के 193 ब्रांड्स थे, चाइना के 69 ब्रांड, जर्मनी के 27 ब्रांड। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया 8 नंबर पे था, और जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांड्स थे यहाँ पे, और इंडिया के टोटल 15 ब्रांड्स इस लिस्ट में शामिल थे जो अभी हमने पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टॉप IT सर्विसेज ब्रांड जो है
इसमें कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा आपके ब्रांड थे? तो आपका पहला नंबर है यूएसए। यूएसए की सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी इस लिस्ट में शामिल थी, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था। ठीक है, नाउ टॉप 3 ग्लोबल आईटी ब्रांड्स कौन से थे आपके? एसेंचर आयरलैंड की कंपनी आपकी, टीसीएस इंडिया की कंपनी है, एंड देन थर्ड नंबर पे आपका इन्फोसिस था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी who is recently elected as a chairman of a IBA Indian Banks Association for the next fiscal year 2025-2026। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंडिया बैंक्स एसोसिएशन का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CS शेट्टी, जो आपके चेयरमैन है SBI के। ठीक है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ SBI। नाउ इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? M वेंकटा राव को, या मातम वेंकटा राव, जो इस पोजीशन पे पहले बने हुए थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये अपॉइंटमेंट किया गया था 77th एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी हुई थी IBA की, विच वाज हेल्ड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब M वेंकटा राव या MV राव के अगर बात करें तो ये आपके MD and CEO हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, एंड इन्हें रिप्लेस किया है CS शेट्टी ने। इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे हुई थी, जैसे जो मैनेजिंग कमेटी है इन्होंने 3 डेप्यूटी चेयरमैन भी यहाँ पे इलेक्ट किए हैं। पहले आपके हैं मनी मेखलाई, मनी मेखलाई, जो MD and CEO है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। देन स्वरूप कुमार शाह, MD and CEO पंजाब एंड सिंध बैंक के। देन माधव नायर, जो कंट्री हेड एंड CEO है बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत के। ठीक है, इसके अलावा ऑनरी सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है बी रमेश बाबू, जो MD है आपके करूर व्यासा बैंक के। फाइन, इसके अलावा नोट करना है जो अतुल कुमार गोयल है, रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट भी किया गया था एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ IBA आफ्टर रिप्लेसिंग सुनील मेहता। फाइन, नाउ IBA की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30.3 बिलियन $? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जो वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर बनी है, और इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है? मार्केट कैपिटलाइजेशन 30.3 बिलियन $की हो गई है। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज JSW स्टील। क्या नाम है इसका? JSW स्टील इज द राइट आंसर, और इसने सरपास किया है USA की न्यूकॉर कॉर्पोरेशन को, जिसकी वैल्यूएशन आपकी है 29.4 बिलियन $, की, एंड आर्सेलर मित्तल SA 27.1 बिलियन $, की, जो लग्जमबर्ग बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब JSW जो है इसका एम क्या है कि इसे अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करनी है, 51.5 मिलियन टन्स पर एनम इसे करनी है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2031। क्लियर है? नाउ इसके अलावा अदर आपके स्टील प्रोड्यूसर जो जिनकी वैल्यूएशन हाई रहती है, जैसे निपॉन स्टील क्रॉप फ्रॉम द जापान, इसकी आपकी वैल्यूएशन है 21 बिलियन $, की। वहीं पे चाइना की आपकी बोशान आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, इसकी वैल्यूएशन आपकी है 27 बिलियन $, की। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका है, अगर हम बात करें इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी की, तो पहला नंबर आपका आ जाता है JSW स्टील का, फॉलोड बाय टाटा स्टील विद अ वैल्यूएशन ऑफ 23 बिलियन $। देन आपका जिंदल स्टील एंड पावर 10.81 बिलियन $, एंड सेल की अगर बात करें तो ये है 5.5 बिलियन $, की। फाइन, इसके अलावा इंडिया की स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है, इट रोज बाय द 3.5% to the 37.38 million tons in the third quarter of our financial year 2025, whereas आपका जो स्टील कंजप्शन है इंडिया का वो 6.8% से आपका ग्रो करा है, वो इंक्रीज हुआ है, and it reached to the 38.46 million tons। क्लियर है? नाउ JSW स्टील की बात करें तो इसके कारण चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके साजन जिंदल, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following entities has signed a 26 billion Japanese yen facility agreement to raise external commercial borrowing from State Bank of India's Tokyo branch। तो जो जापान की आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, टोक्यो में जो ब्रांच है, उससे यहाँ पे उसके साथ जो है ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है 26 बिलियन जापानीज येन का। और कौन सी कंपनी ने किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? IREDA ने। ठीक है, तो इट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है आपकी टोक्यो वाली SBI की ब्रांच के साथ। ठीक है,
This agreement also includes the green shoe option of a 10 billion Japanese yen. Fine. Now आपकी IREDA के बारे में बात करें तो इसके करंट CMD है प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1987 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. Next question है, the RBI has imposed rupees 75 lakh penalty on which of the following bank for non-compliance with the RBI's KYC regulation. तो RBI ने 75 लाख की पेनल्टी अभी इनमें से कौन से बैंक पे लगाई है? तो इट इज HDFC बैंक. ठीक है, HDFC बैंक पे 75 लाख की आपकी पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो RBI के नॉर्म्स है KYC से रिलेटेड वो फॉलो नहीं किए हैं. इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पे 68.20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है एंड KLM एक्जिवा फिनफेस्ट जो है ये आपका NBFC है, इस पे 10 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द RBI. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 टाइटल. तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है या कौन सी आपकी टीम है जिसने जो इंटरनेशनल मास्टर लीग का इनॉग्रल सेशन आपका हुआ था. बेसिकली इट इज अ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जहां पे जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, वो यहाँ पे मैच खेलते हैं. ठीक है, तो इस बार जो इनॉग्रल सेशन आपका था, इस सेशन को जीता है इंडिया ने. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया मास्टर जो थी टीम, इंडिया की टीम, उसने जीता है इंटरनेशनल मास्टर लीग को, 2025 के टाइटल को जीता है. साथ में ही इंडिया ने हराया किसको था? वेस्ट इंडीज मास्टर को हराया था या वेस्ट इंडीज की टीम को हराया था. इंडिया के जो कैप्टन थे वो थे सचिन तेंदुलकर, वहीं पे वेस्ट इंडीज के कैप्टन आपके थे ब्रेन चार्ल्स लारा. फाइन. पहला अवार्ड जो यहाँ पे था वो था 1 करोड़ का और सेकेंड प्राइज आपका था 50 लाख का. ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज ने. फाइन. विनर्स की बात कर लेते हैं. तो आपके जो इंटरनेशनल मास्टर लीग के विनर हैं, इनका नाम है अंबाती तिरुपति रायुडू, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर स्ट्रोक ऑफ द मैच जीता है 50K. देन मोस्ट 6 इन द मैच, इसका प्राइस मनी था 50K. प्लेयर ऑफ द मैच 50K, ये आपका दिया गया है इनको. वहीं पे शहबाज नदीम जो थे, इन्होंने गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था और मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर अवार्ड जीता था. फाइन. नाउ सीजन अवार्ड विनर की बात करें तो कुमार संगकारा, इन्होंने मोस्ट फोर्स इन द सीजन जीता था विद अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख एंड शेन वॉटसन, इन्होंने मोस्ट 6 इन द सीजन का टाइटल जीता है विद अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख. Next आपको क्वेश्चन है, recently in March the Union Minister Nirmala Sitharaman has launched the mobile app for a Prime Minister internship scheme. Which of the following option is correct feature of PMIS? तो पहला आपका स्टेटमेंट है, जो स्कीम है it targets the age 21 to 24 who are not enrolled in a full-time academic education or employment. Next is the scheme aims to provide internship opportunities in top 500 companies in India over a 5-year. Companies are expected to cover training cost and 10% of our internship expenses through their corporative social responsibility fund. Next statement says interns will receive 5,000 per month along with one-time payment of ₹6,000. All of the above. तो इसमें से कौन सा फीचर आपका करेक्ट है रिगार्डिंग दी प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. तो ये सारे ही आपके फीचर हैं आपके प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम के. ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 24 होनी चाहिए और किसी फुल टाइम एकेडमिक जो एजुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट है आप उसमें एनरोल नहीं होने चाहिए. दूसरा कि टॉप 500 कंपनीज जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी, साथ में ही कंपनीज जो हैं आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट बेयर करेंगी. ठीक है, अब इसके जो इंटर्न्स होंगे इस स्कीम के, उन्हें पर मंथ 5,000 का अमाउंट दिया जाएगा और वन टाइम पेमेंट यहाँ पे दी जाएगी 6,000 रुपीज की. दे ऑल आर फीचर्स ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम. ठीक है, इसी के साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ अ PMIS इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे आपकी जो PMIS स्कीम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसको अनाउंस किया गया था 2024-2025 के बजट में और यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे क्या बोला गया था, ये प्रोवाइड करेगा 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन अ टॉप 500 कंपनीज. ठीक है, फॉर द 5 years, ओवर द 5 years. फाइन. अब इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था अक्टूबर टू दिसंबर 2024.
जिसमें 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी बाय 280 कंपनीज अक्रॉस 25 सेक्टर। वहीं पे सेकेंड राउंड इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 में और ये खत्म होगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2025 और इसके दौरान 327 कंपनीज ने 1.18 लाख अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की है। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, the UIDAI has partnered with which company to enhance आधार सर्विसेज। तो UIDAI ने रिसेंटली सर्वम AI के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आधार सर्विसेज को और एनहांस किया जा सके। ठीक है, अब इस चीज में क्या होगा, अगर कोई आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है, इन दैट केस रियल टाइम अलर्ट्स जो है या रियल टाइम मैसेजेस यहाँ पे जो है सेंड किए जाएंगे आधार नंबर पे। ठीक है, मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा आपको बेसिकली। नाउ अब AI सॉल्यूशन जो है ये जो सर्वम AI है ये AI सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे 10 लैंग्वेजेस में, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम जैसी आपकी जो है लैंग्वेजेस इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, नाउ UIDAI के बारे में बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इसके करंट CEO हैं भुवनेश कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एलोकेशन फॉर द विज्ञान धारा स्कीम इन 2025-26 बजट। तो कितना एलोकेशन यहाँ पे जो है आपका हो गया है 2025-26 के लिए फॉर द विज्ञान धारा स्कीम। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1425 करोड़ का एलोकेशन हो गया है। ठीक है, मतलब ये एलोकेशन दिया गया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, अब टोटल आउटले जो आपका हो गया है 10,579 का ये हो गया है। ठीक है, 0.84 करोड़ का ये आपका हो गया है फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड। ठीक है, मतलब 2021-22 से 2025-26 के दौरान ये टोटल आउटले आपका हो गया है। फाइन। अब यहाँ पे बजट एलोकेशन जो किया गया है, अगर हम कंपेयर करें इसे 2024-25 से, तो 2024-25 में 330.75 करोड़ का था, अब इसे 4.31 टाइम्स इंक्रीज करके 1425 करोड़ का कर दिया गया है 2025-26 में। ठीक है, नाउ जो स्कीम है ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एज ऑफ मार्च 2025 57,869 इंडिविजुअल जो है ये आपके मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो है इसको इस स्कीम को अवेल किया है। ठीक है, अब ये स्कीम के बारे में देखते हैं। ये जो स्कीम है इसको इफेक्ट में लाया गया था 16 जनवरी 2025 को और इसमें 3 आपकी अम्ब्रेला स्कीम जो हैं उनको कंबाइन किया गया था। पहली आपकी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को। ठीक है, अब इसके मेन एम की बात करते हैं। ये फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, मतलब कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इन दैट केस ये फोकस करता है आपका सस्टेनेबल एनर्जी पे, वाटर, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पे ये फोकस करता है कि इनको हम यूज करें। ठीक है, साथ में ही इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंड यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, फंड स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन, प्रमोट करो ग्रास रूट इनोवेशन वाया प्रोग्राम्स लाइक इंस्पायर, मानक, मिलियन माइंड्स, एग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स जो 6ठी से 10वीं क्लास के हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Next is, which city in Madhya Pradesh is set to launch India's first green waste processing plant under the Swachh Bharat Mission Urban through public-private partnership, that is PPP model। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है सिटी है मध्य प्रदेश की जो लॉन्च करने वाली है इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर दिस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस सिटी का नाम है इंदौर। ठीक है, इस सिटी का नाम क्या है? इंदौर इज द राइट आंसर। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? जो ग्रीन वेस्ट है उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर सपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जो ये प्लांट है इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किया जाएगा 55,000 स्क्वायर फीट प्लॉट में, जो लोकेटेड है आपका बिचौली हैप्सी इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इंदौर जो है ये जनरेट करता है अप्रोक्सीमेटली 30 टन ऑफ अ ग्रीन वेस्ट डेली, जिसमें वुड, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स ये सब इंक्लूडेड है आपका।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ एमओयू विद द गेट्स फाउंडेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर अक्रॉस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एमओयू साइन किया है गेट्स फाउंडेशन के साथ? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो ये एमओयू आपका चंद्रबाबू नायडू जो सीएम है आंध्र प्रदेश के एंड बिल गेट्स जो चेयरमैन है गेट्स फाउंडेशन के, उनके द्वारा साइन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द रीसेंट यूनियन कैबिनेट अप्रूवल। तो रिसेंटली अभी बहुत सारे अप्रूवल जो है हमारे गवर्नमेंट ने दिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी के बारे में आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है revised national program for dairy development with an additional rupees 1000 crore making the total budget of 2790 crore for the fifth finance commission cycle, that is 2021-2022 तक 2025-26 तक। देन नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन और इसके लिए भी 1000 करोड़ का अलॉटमेंट या आपका जो एडिशनल अमाउंट है वो दिया गया है। टोटल इसका हो गया है 3400 करोड़। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव किया है न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स इन नमरूप असम विद अ 12 LMT एनुअल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज CCEA ने अप्रूव किया है 6 लेन ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी टू चौक महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं डिटेल में। जैसे हमने पढ़ा कि रिवाइज किया गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट को। ठीक है, इसके लिए अब इसके अंदर हमने बजट तो पढ़ लिया है, टोटल एलोकेशन भी पढ़ ली है 1000 करोड़ की, टोटल बजट भी पढ़ लिया है। नाउ बात करेंगे कि इस नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो रिवाइज किया गया है इसका मेन एम क्या है कि हमें सेटअप करना है 10,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एंड हमें 2 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आपकी जो है डेडिकेट मतलब जो आपका डेडिकेटेड जिनको डेडिकेटेड ग्रांट सपोर्ट जो है दिया जाए वो यहाँ पे फॉर्म करनी है। ठीक है, इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करें तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आपका है इस स्कीम के तहत 18.74 लाख फार्मर्स मतलब इससे भी ज्यादा फार्मर्स को जो है आपका बेनिफिट दिया गया है। एंड इसमें इस प्रोग्राम के इस स्कीम के तहत 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। साथ में ही मिल्क प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी जो है वो भी आपकी बढ़ी है, एडिशनल 100.95 लाख लीटर पर डे की ये आपकी कैपेसिटी हो गई है। ठीक है, साथ में ही मोर देन 51,777 विलेज लेवल मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है और 5,123 बल्क मिल्क कूलर जो हैं वो भी स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, साथ में ही क्या बोला गया है 169 लैब्स जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है विद अ 4-year ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड मिल्क एनालिसिस एंड 232 डेयरी प्लांट जो हैं उनको वहां पे मतलब आपका मॉडर्न सिस्टम लगाया गया है फॉर डिटेक्टिंग अडल्ट्रेशन। फाइन, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम का। इसमें भी एडिशनल अमाउंट 1000 करोड़ का दिया गया है और इसके तहत 2 नए इंसेंटिव्स जो हैं वो आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे एक है वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 35% ऑफ कैपिटल कॉस्ट सेटअप करने के लिए हेफर रेयरिंग सेंटर्स को। ठीक है, फॉर टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर 15,000 हेफर काउस अक्रॉस 30 हाउसिंग फैसिलिटीज। दूसरा इंसेंटिव आपका क्या है, सेकेंड वाला है इट ऑफर, ये सेकेंड वन है कि ऑफर करेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन लोन विच इज टेकन फ्रॉम द फार्मर फ्रॉम मिल्क यूनियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से फॉर परचेज ऑफ अ हाई जेनेटिक मेरिट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF हेफर काउस। ठीक है, नाउ अब बात करें इस अचीवमेंट की, तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ गया है 63.55% से। अगर हम बात करें ये आपका पहले 307 ग्राम पर डे होता था, अभी ये 471 ग्राम पर डे का हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, नाउ इसके अलावा लास्ट पॉइंट यह है टोटल 22 IVF लैब्स जो हैं वो स्टैब्लिश की गई हैं कंट्री में अंडर द स्टेट लाइवस्टॉक बोर्ड और इन यूनिवर्सिटीज एंड मोर देन 2541 HGM काव्स जो हैं वो भी यहाँ पे आपकी मतलब जो IVF के थ्रू बेबीज यहाँ पे पैदा हुए हैं गायों के। ठीक है, काफ पैदा हुए हैं। नेक्स्ट इज न्यू ब्राउनफील्ड
अमोनिया यूरिया प्लांट इन असम। तो ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका बनाया जाएगा नामरूप इन दी असम, और इसकी एनुअल कैपेसिटी जो है ये कितनी है 12.7 लाख मेट्रिक टन की। इसे स्टैब्लिश किया जाएगा एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस जो आपके हैं ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, एंड विद अ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 10,601.40 करोड़। नेक्स्ट आपका पॉइंट था कि कंस्ट्रक्शन 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये कनेक्ट करेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो बेसिकली JNPA पोर्ट है उसको विद 29.219 किलोमीटर लॉन्ग चौक इन दी महाराष्ट्र। और जो ये प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जाएगा इन अ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड। बॉट मोड में ये आपका डेवलप किया जाएगा विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4,500.62 करोड़। फाइन। और ये साथ में ये भी नोट करना है, ये लिंक करेगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड मुंबई गोवा नेशनल हाईवे को। Next is, recently in December, the Tata Power Renewable Energy Limited has collaborated with which bank for promotion to adopt the rooftop solar system under the प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें से कौन सा बैंक है जिसने कोलैबोरेट किया है, जिसने पार्टनरशिप की है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ताकि ये प्रमोट कर सके रूफटॉप सोलर सिस्टम्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन यहाँ पे हो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के। ओके, तो आंसर हियर इज इट इज़ योर कैनरा बैंक। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनरा बैंक द्वारा ये कोलैबोरेशन की गई है। और इस कोलैबोरेशन के तहत जो कैनरा बैंक है ये अप टू 2 लाख का अमाउंट एज अ लोन प्रोवाइड करेंगे आपके लोगों को, जिनकी जो सिस्टम कैपेसिटी सोलर सिस्टम कैपेसिटी जो होगी वो होगी आपकी 3 किलोवाट की। ठीक है, 3 किलोवाट की कैपेसिटी अगर होगी तो अप टू 2 लाख का लोन वहाँ पे पर्सन ले सकते हैं, जिसमें 10% का मार्जिन होगा और 7% का एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। नो कोलेटरल, मतलब कोई कोलेटरल यहाँ पे रखना नहीं है आपका, एंड 10 ईयर रीपेमेंट टर्म आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कैनरा बैंक के द्वारा। सेकेंड आपकी कंडीशन है, अगर कैपेसिटी जो है आपकी सोलर पावर सिस्टम कैपेसिटी जो है 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में है, इन दैट केस 6 लाख तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विद 20% मार्जिन, 10% एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। अगेन ये भी कोलेटरल फ्री रहेगा और रीपेमेंट टर्म आपका 10 साल का रहेगा। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो कैनरा बैंक के करंट MD एंड CEO है के सत्यनारायण राजू, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। तो आपका एकलव्य मॉडल जो है, एकलव्य प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। क्लियर है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का एकलव्य। फाइन। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसे डेवलप किया गया है अंडर द शिमला बेस्ड हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड विद सपोर्ट फ्रॉम आर्मी वॉर कॉलेज। तो जो एसेंशियल सपोर्ट था ये प्रोवाइड किया गया था आर्मी वॉर कॉलेज द्वारा। एंड जो बाइसेग एन है, भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है एट अ नो कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ही इसे होस्ट किसने किया था? आर्मी डेटा नेटवर्क द्वारा इसको होस्ट किया गया था। इसमें इस प्लेटफॉर्म में 96 कोर्सेज जो हैं ये आपके जो है प्रोवाइड किए जाएंगे 17 कैटेगरी में, एंड इन कोर्सेज के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को। क्लियर है?